हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल आ रहा है मेड प्लस का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम उस आईपीओ को रिव्यू करेंगे, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली एज पर 2021 फिनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम इनके नंबर ऑफ स्टोर्स एंड रेवेन्यू को देखें 2021 के, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर इन इंडिया निकल के आ रही है एज पर द टेक्नोपार्क रिपोर्ट 2021 के बेसिस पे। इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री का जो CAGR है वो 11% है इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, जो कि एवरेज है, अच्छी है, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनमें जो लोन फरो इन्वेस्टमेंट लिमिट प्राइवेट लिमिटेड, जो आप ये नाम देख रहे हो ना, इस प्रमोटर का जो शेयर है इस कंपनी में वो प्लेज्ड है। कुछ पार्ट ऑफ शेयर जो ये होल्ड कर रहे हैं वो प्लेज है। प्लेज मतलब गिरवी रखे हुए हैं शेयर। तो ये थोड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं वीडियो में साथ साथ आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताते जाऊंगी ताकि आप खुद भी डिसाइड कर सको वीडियो के साथ साथ कि आपको इस आईपीओ में क्या करना है। अब हम इसके अगर नेटवर्थ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2021 में। सारे ही डेटा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रॉफिट हो, अर्निंग्स हो, और बोरोइंग भी कम हुई है। लेकिन 2020 जब कोविड नहीं आया था तब इनका जो प्रॉफिट था वो 17.94 था। लेकिन जैसे ही कोविड आया और मेडिसिन क्राइसिस हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो उस वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गया। 631, 17 से डायरेक्ट 631। और ये चीज़ सिर्फ इस कंपनी के साथ ही नहीं, सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड सारे ही जितने भी हॉस्पिटल सेक्टर्स जितने भी थे, सारे ही कोविड की वजह से बहुत अच्छे से बूम कर गए, क्योंकि मेडिसिन क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया, बेड की क्राइसिस होने लगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मेडिसिन प्रॉब्लम, जिस वजह से जितने भी ऐसे सेक्टर्स के अंदर जितने भी शेयर थे वो सारे ही आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट ला के दिया और कंपनी को भी बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलने लग गए, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट उनको होने लग गया। तो इस कंपनी ने एक अच्छी बात ये की है कि ये 2021 के डेटा पे ही, क्योंकि वो अभी ही आईपीओ फाइल कर रही है जब उसका 2021 का डेटा बहुत सॉलिड है, और तभी वो आईपीओ भी लेके आ रही है। तो क्या होगा कि इनका जितना भी डेटा है वो 2021 के बेसिस पे जज किया जाएगा कि आईपीओ अच्छा है या नहीं है। तो इन्होंने ये एक अच्छा काम किया है, क्योंकि 2021 में इनका सही में बहुत अच्छा डेटा है। पर आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डेटा आप नहीं देख सकते, आपको पिछले साल का भी डेटा देखना चाहिए, पिछले सालों का मतलब पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, एंड साथ ही फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या कंपनी अच्छी रहेगी। कंपनी ऑब्वियसली सस्टेनेबल है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, और मेडप्लस एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सेकेंड लार्जेस्ट जो हमने देखा ना, ये 2021 के डेटा के हिसाब से है। और जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ देख रहे हो ये भी 2021 के डेटा के हिसाब से है। पर पिछले 2020 में प्री कोविड इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था कुछ खास था नहीं। तो क्या ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो अभी दे रही है ये सस्टेन कर पाएगी आगे, ये एक क्वेश्चनेबल थिंग रहता है। कंपनी के ऊपर कोई खास केसेस नहीं है, लेकिन इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके ऊपर टैक्स प्रोसीडिंग्स को लेके 12 केसेस इन्वॉल्व्ड चल रहे हैं, और साथ ही कुछ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स को लेके 14 केसेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं, इनकी सब्सिडियरी कंपनीज के अगेंस्ट, जिसमें 314 करोड़ रुपीज़ इन्वॉल्व्ड है। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेड प्लस की बात करें तो इनके ऊपर ऐसे कुछ खास केसेस नहीं चल रहे हैं, जो कि अच्छा बात होता है, और ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है। ओके, कुछ इनके इंस्टेंसेस रहे हैं पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज के, और कंपनी ने खुद भी कहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी इनको नेगेटिव कैश फ्लोज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो, इनके आरएचपी में ही इन्होंने फाइल किया हुआ है। 2021 में भी इनका नेगेटिव कैश फ्लो रहा, सितंबर 2020 में भी नेगेटिव कैश फ्लो रहा, वहीं 2019 में भी इनका नेगेटिव कैश फ्लो रहा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और फ्यूचर में भी इनका क्योंकि कैश फ्लो रहने से ना अच्छा होता है, कंपनी थोड़ी सिक्योर्ड फील करती है, लेकिन इनका कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ 2020 फिनेंशियल ईयर ओवरऑल में थोड़ा सा पॉजिटिव कैश फ्लो था, अदरवाइज इनका नेगेटिव कैश फ्लो रहा है। ओके, अब अगर हम इनको नंबर ऑफ़ स्टोर्स के हिसाब से काउंट करें तो इनके कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, इन एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते। पर ओवरऑल ऑफलाइन जो कि लिस्टेड नहीं, जैसे अपोलो फार्मेसी लिस्टेड नहीं है, अपोलो फार्मेसी नंबर 1 पे आता है एज़ पर द रिटेल फार्मेसी रिटेलर, और इनके जो नंबर ऑफ़ स्टोर्स हैं एज़ ऑन March 31, 2021 4118 का 8 स्टोर्स हैं, और मेड प्लस के 2081 स्टोर्स हैं। CAGR की हम बात करें तो मेड प्लस की CAGR ज़्यादा बेटर है, 12.2% के हिसाब से वो ग्रो कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कुछ डेटा की बात कर लेते हैं।
इसका जो आईपीओ प्राइस है 780 से 796 का प्राइस बैंड है। डे 1 डे 2 तक आप देख सकते हो, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा, वरना कोई पॉइंट नहीं है अप्लाई करने का। आईपीओ कल खुलने वाली है और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। 15 दिसंबर को 5 बजे तक आईपीओ खुली रहेगी, तब उससे पहले आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। टोटल इसका जो इशू साइज़ है वो 1398 करोड़ का है। 1398 में से 600 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 798 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो 600 करोड़ का जो इनका फ्रेश इशू है, उससे ये क्या करने वाली है, अपने सब्सिडियरी जो कि नाम है ऑप्टिवल, उसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ये इन्वेस्टमेंट करेगी। ऑप्टिवल ही वो सब्सिडियरी है जिसके ऊपर कुछ वो केसेस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए ना कि इस कंपनी के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, इनके सब्सिडियरी के ऊपर, ये ऑप्टिवल ही वो कंपनी है जिसके ऊपर ये कुछ केसेस चल रहे हैं और 314 करोड़ रुपीस इसमें इन्वॉल्व है। इसी कंपनी के लिए बेसिकली आईपीओ लेके आ रही है, जिसके फ्रेश इशू से वो ऑप्टिवल के कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी इनका एक पर्पस है थ्रू आईपीओ के फ्रेश प्रोसीडिंग से। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, जो प्रमोटर्स जो सेल कर रहे हैं और जो सेलिंग स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कितने रुपए में इनके शेयर्स को अक्वायर किया है, तो आप एवरेज देख सकते हो। ये तो मेन प्रमोटर्स हैं, 0.02, 0.55, 94 रुपीज़, 165, 166, 174, 175 रुपीज़ में इन लोगों ने अक्वायर किया है और ये आईपीओ के थ्रू अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं 796 रुपीज़ पे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन लोगों ने कितने रुपए में ये शेयर ख़रीदा हुआ है और कितने रुपए में ये बेच रहे हैं और इनको इसके कितना प्रॉफिट होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं तो इनके पास काफ़ी सारे शेयर्स हैं, करोड़ों का मामला है। अब बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट अराउंड 36 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के शेयर्स में आईपीओ में सब्सक्राइब किया हुआ है 796 के प्राइस पे। ये कंपनी ने ही खुद का एंकर लिस्ट प्रोवाइड किया है कि जिन जिन एंकर इन्वेस्टर्स ने इनके आईपीओ में सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्टेक खरीदा है इस कंपनी पे एंकर इन्वेस्टर्स ने, वो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, नोमुरा, गोल्डमैन। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें से कुछ फेमस नाम भी है, डोमेस्टिक नाम। 7 म्यूचुअल फंड है इंडिया के, जैसे आदित्य बिरला हो गया, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया। इन लोगों ने भी 796 रुपीज़ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे देख सकते, टोटल अमाउंट आप देख सकते हो कितने करोड़ों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के आईपीओ में। 6.59% का स्टेक सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टर ने लिया है, वहीं सबसे कम जो जिन्होंने लिया है वो है, यहाँ आप नीचे देख सकते हो 1.79 से लेके। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, ज़्यादा इसमें रिपीट करने की कुछ बात नहीं है। तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है, मतलब कि इन जितने भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो इन लोगों को शेयर्स मिल गए हैं। अब लिस्टिंग डेट से 1 मंथ तक ये शेयर्स को बेच नहीं पाएंगे, लेकिन 1 मंथ के बाद इनका लॉक इन पीरियड ओवर हो जाएगा, तब इनके ये मेडप्लस के शेयर्स को बेच पाएंगे। तो इन सबको ऑलरेडी इतने शेयर्स एलोकेट हो चुके हैं और वो 1 मंथ के बाद इतने चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो 1 मंथ के बाद थोड़ा सा अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आता है जब एंकर इन्वेस्टर्स की लॉक इन ख़त्म होती है। जीएमपी की हम बात करेंगे तो 11 दिसंबर को एज़ पर टुडे 250 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो कि कल से कम हो चुका है। तो एज़ पर आईपीओ वॉच 25% तक का जीएमपी इसमें मिलने के चांसेस हैं। ओके, अब अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 3.15 निकल के आया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 5.19% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 11.11 का है और एनएवी इनका 71.67 का है एज पर द डेटा ऑफ September 30, 2021। ओके, अब अगर हम लोग इनके फिनेंशियल ईयर 2022 अर्निंग को एनुअलाइज करते हैं तो इनका पीई निकल के आ रहा है 71.52, जो कि अग्रेसिवली हाई लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 साल के डेटा के हिसाब से इन्होंने जो अपना 796 का जो आईपीओ प्राइस सेट कर दिया है वो हाई है, क्योंकि उससे पहले इनका इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता था प्री कोविड। तो ये एक देखना बनता है आगे जाके कि क्या ये इतना सस्टेन कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, और अगर कोविड जब भी ख़त्म होता है तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत अगर असर पड़ेगा तो आपके शेयर प्राइस पे भी अफेक्ट वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो थोड़ी बहुत ओवर प्राइस तो लग रही है और इसका सस्टेनेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि लास्ट 18 मंथ्स में जो इन्होंने अर्निंग पोस्ट किया है वो काफ़ी सुपर अर्निंग्स है, लेकिन उससे पहले इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हुआ करती थी। पर हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी
थी कंपनी में, लॉस मेकिंग नहीं है। तो हाई है, हाईली ओवर वैल्यूड है जीएमपी, लेकिन इनका अभी देखें तो 25% के करीब चल रहा है। अब अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखो, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो, अगर आप रिस्क टेकर हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर द लिस्टिंग गेन। 20-25% का लिस्टिंग गेन अगर आपको मिलता है तो कुछ बुरी बात है नहीं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेफ़ खेलते हो, अगर आपके लिमिटेड पैसे हैं, जैसे कि आप आईपीओ के लिए ही सिर्फ बचा के रखते हो, 15-15 हज़ार रुपये ब्लॉक करके रखते हो सिर्फ कि आप आईपीओ में लगाओगे, तो आप ये आईपीओ अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है और बहुत ज़्यादा भी लिस्टिंग गेन नहीं होंगे। इनसे अच्छे आईपीओज़ भी आ रहे हैं जिनमें आप ज़्यादा अच्छे, अगर आप लकी हो तो आप ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट होगी तो बेटर कंपनीज़ में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो रादर दैन दिस आईपीओ। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हो और आपको 20-25% या 10% का गेन चलता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और लेकिन आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा और रिस्क टेकर आपकी जो रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए इस कंपनी में लगाने के लिए, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। और जीएमपी का क्या है, वो चेंज होते रहता है, अभी 250 का चल रहा है, कल 200 हो सकता है, कल 300 भी हो सकता है। तो अप्लाई कब करना है, एटलीस्ट डे 2 तक आप रिस्पॉन्स देख लीजिएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स जो हैं और म्यूचुअल फंड हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अगर रिस्पॉन्स ठंडा आता है तो आप समझ जाइएगा कि आईपीओ की लिस्टिंग कुछ खास नहीं होगी। और अगर इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ जाता है, मतलब आपको दिख रहा है कि ओवर सब्सक्राइब हद लेवल पे हो रही है, तब आप समझ जाना कि इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डे 2 तक एटलीस्ट वेट कर जाइएगा। मैं भी अपना फाइनल ओपिनियन बाय डे 2 आपको बता दूंगी। अभी तक तो मुझे इतनी अट्रैक्टिव लग नहीं रही है कि मैं इसमें अप्लाई करूँ, तो मेरे लिए अभी तक मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी सारे अच्छे आईपीओ है जिनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर करके ही पैसे कमाओ, बहुत सारे अच्छे शेयर्स भी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। तो एज एन इन्वेस्टर तो मुझे ये कंपनी उतनी बहुत मज़ेदार लगती नहीं है, ना ही एज एन आईपीओ उतनी मज़ेदार लग रही है। पर अगर हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिल जाता है, जो कि उम्मीद कम है, लेकिन अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रही है हर कैटेगरी में, तब वी कैन गिव इट अ सेकेंड थॉट कि हम अप्लाई कर सकते हैं। डे 2 तक मैं अपना फाइनल ओपिनियन आपको बता दूंगी। अभी तक तो मेरी तरफ से अवॉइड ही है, मेरा पर्सनल, मतलब मैं नहीं इसमें अप्लाई करूँगी। आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।